बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर बाद ठीक 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव कब होंगे, साथ ही ये कितने चरणों में होंगे, इसके साथ ही ये भी ऐलान हो जाएगा कि वोटों की गिनती कब होगी। निर्वाचन आयोग ने आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहा है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। थोड़े ही समय का इंतजार, आधे घंटे से भी कम समय का इंतजार, उसके बाद से जो है चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो अब से थोड़ी देर बाद ठीक 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव कब होंगे, साथ ही ये कितने चरणों में होंगे, इसके साथ ही ये भी ऐलान हो जाएगा कि वोटों की गिनती कब होगी। निर्वाचन आयोग ने आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर का इंतजार है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बिहार में कब विधानसभा चुनाव होगा, तारीखों का ऐलान थोड़ी ही देर में कर दिया जाएगा। तो देखिए, बिहार चुनाव में 10 बड़े बदलाव, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर पहले से बड़ा होगा। मतदाताओं को दी जाने वाली वोटर स्लिप बड़े अक्षरों में होगी। तो 10 बड़े बदलाव जो आपको बता रहे हैं। बूथ लेवल ऑफिसर को फोटो आईडी कार्ड दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर भी होंगे। तो ये 10 बड़े बदलाव हैं जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। थोड़े ही समय का इंतजार है। शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसके बाद से ये स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव कब कब होने हैं, कितने चरणों में होने हैं। इसको लेकर के थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी। हमने देखा किस तरीके से पिछले दिनों जो तस्वीरें सामने आई, अलग अलग पार्टियां किस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई और कई तरीके के बड़े वादे किए गए, कई बड़े घोषणा जो है वो भी की गई है। और अब थोड़ी ही देर का इंतजार है जब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाएगा कि बिहार में चुनाव कब होने हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के इंतजार की घड़ियां थोड़ी ही देर में खत्म होने जा रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो देखिए, 4 बजे समय बताया गया है जब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद 4 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव कब होंगे, साथ ही ये कितने चरणों में होंगे, इसके साथ ही ये भी ऐलान हो जाएगा कि वोटों की गिनती कब होगी। निर्वाचन आयोग ने आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और वहीं उत्तर बंगाल में बाढ़ राहत वितरण के दौरान बीजेपी नेताओं पर हमला। बीजेपी विधायक डॉक्टर शंकर घोष और मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू प्रभावित इलाकों में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहे थे, तभी उन पर अचानक पत्थरों से हमला कर दिया गया है और हमले में सांसद खगेन मुर्मू के सिर पर चोट आ गई है। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लेकर के जाया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह हमला राजनीतिक। आपको बारिश की बड़ी खबर बताते हैं, बारिश से जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे और क्योंकि देखिए किस तरीके से मॉनसून एक्टिव हो गया है और अब तस्वीरें जो नजर आ रही हैं, कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की ये तस्वीर है, किश्तवाड़ की ये तस्वीर है, हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला की ये तस्वीर है। तो आप देखिए कहां पर किस तरीके से अब बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर मौसम बदल चुका है, पहाड़ों पर सफेद चादर नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये सीजन की पहली बर्फबारी है और आप देखिए मॉनसून की विदाई है, लेकिन पहाड़ों पर किस तरीके से बर्फबारी की तस्वीर आई है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की तस्वीर है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की तस्वीर है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की तस्वीर है और हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला की ये तस्वीर सामने आई है जो फिलहाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर साल की पहली बर्फबारी। बिछी सफेद चादर, मानसून की विदाई।
सड़कों पर बर्फ, घर दुकान भी ढके। साल 2025 की पहली बर्फबारी से पहाड़ों का मौसम बदल चुका है। अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते से आखिरकार बर्फबारी शुरू हुई तो पहाड़ों पर ठंड की वापसी हो गई। जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल, बर्फबारी से सड़कें, घर, दुकान सब सफेद चादर में लिपटे हैं। अब ये सिलसिला अगले 4 से 5 महीनों तक बरकरार रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी जम्मू कश्मीर से शुरू होकर हिमाचल तक को समेट चुकी है। धीरे धीरे और जो पहाड़ी राज्य हैं, वहां भी बर्फबारी का अनुमान बढ़ चुका है। ये जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग है, जहां बर्फबारी से मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। सीजन की पहली बर्फबारी ने गुलमर्ग को और सुहावना कर दिया है। ये खूबसूरत जगह जम्मू कश्मीर का डोडा है, जहां पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर आपको दिख रही है। कुछ देर पहले मौसम साफ था, अचानक बादलों से बर्फ गिरने लगी। बर्फबारी से सिर्फ पहाड़ ही नहीं ढके, बल्कि पेड़ भी सफेद चादर ओढ़ लिए हैं। ये तस्वीरें इस खूबसूरती को बयां कर रही हैं। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ बर्फबारी से पूरी तरह सफेद चादर में लिपटा है। सड़कें दूर दूर तक बर्फबारी से पट चुकी हैं। सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी आपको साफ साफ दिख रही है। किस तरह से बादलों का सैलाब बर्फ को ओढ़े पहाड़ों को सफेद चादर में लपेटे हुए है। ये हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला है, जहां बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। पर्यटकों को दावत देने वाली मनाली अब बर्फबारी से गुलजार है। सीजन की पहली बर्फबारी पर्यटकों को अपनी ओर खींचने लगी है। मनाली की सड़कें पूरी तरह से बर्फ से पट चुकी हैं। ये सिर्फ सर्दियों के एहसास की गवाही नहीं है, बल्कि गवाही है ये मनाली की खूबसूरती की। सड़क किनारे कतार में खड़ी गाड़ियां भी मानो सफेद सुनामी का स्वागत कर रही हैं। मनाली में बर्फबारी से मौसम पूरी तरह से सुहावना हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद इन इलाकों के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। आमतौर पर हिमाचल में बर्फबारी अक्टूबर महीने के आखिर या फिर नवंबर महीने के शुरुआत में होती थी, लेकिन इस बार करीब 20 दिन पहले हुई। अटल टनल के एंट्री गेट पर हुई बर्फबारी का पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही स्थानीय लोग भी बर्फबारी से काफी खुश नजर आ रहे हैं। मानसून की विदाई के साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने से पर्यटक बेहद खुश हैं। हालांकि कुछ इलाकों में बर्फबारी को देखते हुए गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, ताकि हादसे की स्थिति पैदा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। मॉनसून खत्म हो गया है, बावजूद इसके बादलों का कोहराम जारी है। देश के कई इलाकों में बेमौसम बारिश हुई है, जिससे तबाही का मंजर नजर आने लगा है। बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो गई है, जिसका अंजाम ये रहा कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कई जिलों में गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई हैं, जिससे निचले इलाकों में बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार के 4 जिलों में बारिश के बुरे असर की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इन जिलों में क्या हाल हो चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार के अलग अलग जिलों में 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग की अगर माने तो 8 अक्टूबर तक बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। तो तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, मॉनसून खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद बादलों का कोहराम जारी है। देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बेमौसम बारिश हुई है।
और चलिए अब आपको बिहार के बेतिया से आई एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश की वजह से आपको बताएं कि नरकटियागंज में कई गांव टापू बन गए हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर सैलाब आ गया है, लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपनी मोटरसाइकिल उठा करके ले जाने की नौबत आ गई है। तो तस्वीर बिहार के बेतिया की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए क्या हालात बने हुए हैं और कोहराम वहां पर मचा हुआ है। जाते जाते मानसून का ये कोहराम है, हाहाकार मचा हुआ है। मौसम की ये तबाही, बिहार के बेतिया की तस्वीर सामने आई है। नेपाल और पूर्वी चंपारण में हुई भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। रक्सौल का डंकन अस्पताल झील में तब्दील हो गया है। हॉस्पिटल कैंपस में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे वहां का पूरे हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है। डॉक्टर और नर्सें पानी में खड़े होकर के मरीजों का इलाज करने को मजबूर दिख रहे हैं। नेपाल से गुजरने वाले प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में हुए अग्निकांड में 6 लोगों की जान चली गई है। जांच के लिए कमेटी का गठन हो चुका है, लेकिन अब सिस्टम सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि आखिर कौन है 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार? आखिर क्यों मरीजों की तीमारदारों की उस शिकायत को अनदेखा किया गया जिसमें उन्होंने आईसीयू में धुआं उठने की बात कही थी? देखिए। पेशेंट को बाहर नहीं निकला, जो भी निकाले ना हमने 2 पेशेंट को पहले निकाल दिए थे, फिर इतनी दुआ हो गई थी कि आदमी अंदर जा नहीं जा सकता। किसी के घर की माँ मर गई है, किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास वो अग्निशामक का सामान वो भी सब एमपीटी है, कुछ नहीं उसके अंदर, सब खाली पड़ा हो। अस्पताल की लापरवाही मरीजों की जान पर भारी। 6 मरीजों ने तोड़ा दम। आखिर सिस्टम क्यों हुआ बेदम? जो है वो उनकी जिम्मेदारी कौन, तस्वीरें जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी मरीज रविवार रात एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड की भेंट चढ़ गए। अलग अलग परेशानियों के चलते इस उम्मीद से अस्पताल पहुंचे थे कि जिंदगी नसीब होगी, लेकिन अस्पताल ही कब्रगाह बन गया। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सिस्टम की लापरवाही ड्रग जाहिर हो रही है। परिजनों का साफ कहना है कि जिस वक्त आग लगी उस दौरान आईसीयू में कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। आम जनता को इस तरीके से परेशान किया जाता है। आप देखो तो सही, किसी के घर की माँ मर गई है, किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहिए गवर्नमेंट से पैसा चाहिए, कोई भी मरे, इन सरकारी सुविधा नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये, और इधर कितनी गुंडागर्दी चल रही है आप देखो। डॉक्टरों ने एक भी पेशेंट को बाहर नहीं निकला, जो भी निकाले ना हमने 2 पेशेंट को पहले निकाल दिए थे, फिर इतनी दुआ हो गई थी कि आदमी अंदर जा नहीं जा सकता। फिर जाने की कोशिश की तो गार्ड ने रोक दिया, हमें अंदर गार्ड जाने नहीं दिया। फिर हमें हमारे पेशेंट को 1.5 घंटे बाद में हमारे पेशेंट को निकाले। सर सुरक्षित नहीं, डेथ हो गई, 8 लोगों की मौत हो गई अंदर। अपनों को खोने वाले परिजन गला फाड़ फाड़ कर अस्पताल की लापरवाही उजागर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई है कि आईसीयू में नहीं लगा था फायर डिटेक्शन सिस्टम, जिसके चलते शुरुआती आग का पता ही नहीं चला। आईसीयू फायर हाइड्रेंट और फायर एक्सटिंग्विशर के भरोसे रहा, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कम से कम मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई आदमी को बुलाए, बातचीत करे, भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, हम भी दुखी हैं आपकी तरह, हम चाहते हैं कि जांच करवाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। ये 4 शब्द कहने वाला कोई हो नहीं हो, वो भी नहीं यहाँ पर इंक्वायरी होगी, मालूम पड़ेगा किस स्तर पर लापरवाही हो रही है। परिजनों को धमका रहे हैं, उनके घर जाके पुलिस वाले उनको धरना हटवाओ वहाँ पे, ये तरीका गलत है। देखो, पर्चियों से सरकारें बनेंगी तो हालात यही होने वाले हैं। इसलिए समय रहते मोदी जी को इस पर्ची को चेंज करना चाहिए, अच्छे लोगों को बैठा करके, और यहाँ पर कानून व्यवस्था चाहे वो दूसरे किसी भी विषय की हो, उनकी व्यवस्थाएं करवानी चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है कि हमारी नाक के नीचे राजधानी के अंदर इस तरह की सिस्टम की लापरवाही से ऐसी आग से मौत हो गई। कि सरकार असंवेदनशील है, जिसको जनता की कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता है मोदी जी के जन्मदिन मनाने की, इनको चिंता है दिल्ली की हाजिरी लगाने की। इनका यह इंटरेस्ट नहीं है कि राजस्थान में क्या हो रहा है, किस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं।
सिस्टम सवालों के घेरे में है। हालांकि सीएम भजनलाल ने हादसे की जानकारी मिलते ही देर रात अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया और साथ ही मरीजों की मौत पर दुख जाहिर किया। साथ ही जांच के लिए 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया, जिसके अध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त इकबाल खान है। आग के कारणों की जांच करेगी कमेटी। अस्पताल प्रबंधन की प्रक्रिया की जांच, ट्रॉमा सेंटर और एसएमएस अस्पताल में अग्निशमन व्यवस्था, आग लगने की स्थिति में मरीजों की सुरक्षा और निकासी की व्यवस्था, अस्पताल को सुरक्षित रखने के उपायों की जांच। बात रही विपक्ष की, तो वो धोती राजनीति, कभी भी लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक दुर्घटना है, शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया लगा है कि वो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग लगने के बाद जैसे ही पता लगा है कि कर्मचारी रात में जितने भी होते हैं वो तात्कालिक रूप से उन्होंने रेस्क्यू भी किया है, दमकल बुलाई है, दमकल से आग बुझाने का काम किया है और सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार खड़ी है। मेरी तो यही अपील रहेगी कि जो परिजन हैं वो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। सरकार आपके दुख में आपके साथ खड़ी है। हमारे जो अव्यवस्था किस कारण से हुई है ये घटना, उसके बारे में पूरी जांच करवा रहे हैं और उसके बारे में भी पूरी चिंता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी रात को भी हमारे साथ आए। हमारे सभी मंत्रियों को रात को हम 5 बजे तक बैठे उस चीज़ पे चिंता जाहिर कर रहे हैं और उसकी जांच भी करा रहे हैं। जो भी अगर उसे में कमी रही है कि कारण से हुई है, उस कारण की सारी जांच होगी। प्रथम दृष्टया मरीजों की जो परिजन हैं, तीमारदार हैं, उनकी बातों को गलत नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए ये गंभीर जांच का विषय। परिजनों की बात सही साबित होती है तो जिन लोगों को सूचना दी गई वो भी जिम्मेदार हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारण से काम नहीं कर रहे हों, लेकिन फायर के उपकरण अगर आईसीयू के अंदर काम नहीं कर रहे थे और वो दुर्घटना के अंदर एक मेजर पॉइंट बना है तो इसके लिए कार्रवाई होगी। अग्निकांड ने एसएमएस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कब तक लापरवाही का खामियाजा मरीज उठाते रहेंगे। सवाल ये कि अग्निकांड के वक्त आईसीयू वार्ड का स्टाफ कहां भाग गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं कफ सिरप से मौत मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर तो हो गया है। बच्चों को जहरीला सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल है कि बच्चों की मौत के लिए क्या सिर्फ एक डॉक्टर ही जिम्मेदार है या इसके पीछे कोई नेक्सस काम कर रहा है। देखिए। न्यूज़ 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आरोपी डॉक्टर। मध्य प्रदेश से लेकर केरल तक कोल्ड ड्रिप सिरप पर बैन। छिंदवाड़ा सिरप केस में न्यूज़ 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। पहली बार इस केस में एफआईआर दर्ज की गई और परासिया के सरकारी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अब ये मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, कानून का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इस त्रासदी के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी एक्शन मोड में हैं। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम मोहन यादव ने मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही जो 5 बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका पूरा इलाज शासन के खर्च पर कराने का निर्देश दिया है। सरकार ने दवा की बिक्री पर रोक लगाने का भी आदेश दिया है ताकि और बच्चों की जिंदगी खतरे में न पड़े। इस बाबत न्यूज़ 18 इंडिया ने छिंदवाड़ा के डीएम हरेंद्र नारायण से बात। जो दवाई है उसमें जो सब्सटेंस 1% से भी कम एक्सेप्टेबल लिमिट है, उसमें जो टेस्टिंग हुई है उसमें 48.6%
वो सब्सटेंस आया, और जो कि मतलब 48.6% तो मतलब वो किसी भी तरह से वो मतलब वो मतलब इनफैक्ट वो बच्चा क्या, अगर कोई बड़ा भी अगर उसको पिएगा तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी जिम्मेदारी मतलब प्राइमा फेसाई दिख रही है, बाकी फिर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। उधर ड्रग कंट्रोलर की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस कप सिरप कोल्ड ड्रिंक को बच्चों ने पिया था उसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल नाम का जहरीला तत्व पाया गया है। ये पदार्थ सुरक्षित मात्रा में अधिकतम 1% होना चाहिए, लेकिन जांच रिपोर्ट में इसकी मात्रा 48.6% मिली है, यानी घातक जहर। यही वजह है कि बच्चों की किडनी तेजी से फेल हुई और सिर्फ बच्चों के लिए जानलेवा बन गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी भारी मात्रा में ये जहर बड़े इंसानों की भी जान ले सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों को मौत की ओर धकेलने वाले जिम्मेदार कौन है? क्या दवा कंपनी जिसने जहरीला सिरप बनाया, या फिर सिस्टम जिसने समय रहते जांच नहीं की? आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी का कहना है कि उनका काम दवा लिखना है, लेकिन असली नकली दवा बिक रही है या नहीं, ये देखना सरकार का काम है। कैसे हो गया 9 बच्चों की मौत? ये सरकार जाने, फार्मेसी डिपार्टमेंट जाने, ड्रग कंट्रोल बोर्ड जाने कि वो क्यों हुआ। आप दवाई बनाने वाली फैक्ट्री से बात करिए, दवाई जो वहाँ पर सप्लाई करते हैं उनसे बात करिए, ना कि डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर को क्या मालूम कि कौन सी दवाई। तो क्या इस मामले ने हेल्थ सिस्टम की नाकामी का पर्दाफाश किया है? फिलहाल अब सबकी नजरें कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों को उनके गुनाहों की क्या सजा मिलती है।